स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल गद्दार को फुसलाना। गंदगी और राख से लथपथ आदर्श कैंटन टावर में चला गया और 70वीं मंजिल पर स्थित वार्ड में चला गया। वह चुपचाप नहीं बैठ सकता था। कोई उसके सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहा था और कोई उसके पास मौजूद हर चीज के साथ उसे सांत्वना देने के लिए इंतजार कर रहा था। मुझे मोहम्मद ऐसे क्या कहना चाहिए, कृपया अगली बार ऐसा कुछ भी लापरवाही से ना करे। मुझे पता है कि हर व्यक्ति का जीवन अनमोल है, लेकिन पार्थिव मंदिर से हमें केवल वही काम करने चाहिए जो हमारी शक्ति के भीतर हो, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम अधिक सार्थक काम कर सके। टाटा तेजी से बोल रही थी। कमरे में प्रवेश करने से पहले आदर्श उसके ग्रीक उच्चारण वाले भाषण को सुन सकता था। हे भगवान, तुम आखिरकार वापस आ गए। मुझे लगा कि तुम भी मारे गए हो। महेंद्र तुरंत आदर्श के पास गए। चुटकी भी आदर्श के पास गई। उसकी चोटों को देखकर उसने जल्दी से उसे बिस्तर पर लेटाया। चुटकी, मुझे माफ कर दो, आदर्श ने गंभीरता से कहा। यदि वह पहले ही मखना की क्षमताओं को समझ लेता तो वह ईशाना की जान बचा सकता था। मखना मर चुका था, लेकिन वह ईशाना के जीवन के बदले कई मखना का व्यापार कर सकता था। इसमें दुख की क्या बात है? क्या तुमने देखा नहीं कि कोई बेहोश हो गया है? टाटा ने नाराजगी से कहा। आदर्श ने चारों ओर देखा और राधा को ईशाना के बिस्तर के पास लेटा हुआ देखा, जैसे वह सो गई हो। फिर भी आदर्श जानता था कि राधा ऐसी स्थिति में कभी नहीं सोएगी। वह राधा के पास गया और देखा कि उसका चेहरा कितना पीला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बेहद बड़ी यातना झेली हो। क्या हुआ? आदर्श ने पूछा। मुझे नहीं पता कि हम आपके कितने आभारी हैं, लेकिन महारानी ने पार्थिव मंदिर की एक पवित्र कला का उपयोग किया है जिसमें उन्हें अभी तक महारत हासिल नहीं है, टाटा ने बड़बड़ाते हुए कहा। आदर्श की आवाज सुनकर राधा को धीरे धीरे होश आया। जब उसने आदर्श को अपने सामने खड़ा देखा तो वह मुस्कुराई, लेकिन जब उसने आदर्श की चोटों को देखा तो उसकी आंखें फड़कने लगी। मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। राधा कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, तभी टाटा ने बीच में टोक दिया। मेरी छोटी सी संत, क्या तुम मुझे पार्थिव मंदिर का पापी बनाने की कोशिश कर रही हो? दूसरों को उसकी चोटों के बारे में चिंता करने दो। तुम कोई और मैजिक मत करो, वरना मेरे पास तुम्हें वापस पार्थिव मंदिर में घसीटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, टाटा चिल्लाई। आदर्श की चोटों को देखते ही राधा घबरा गई। आदर्श को चोटों के साथ देखना आम बात थी, लेकिन वे कभी भी इतनी गंभीर नहीं थी जितनी कि अभी थी। उनमें से कुछ ने तो उसका गला ही काट दिया था। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि लड़ाई में आदर्श मौत के कितने करीब था। हो सकता है कि वह वापस न लौटे। क्या आपने पुनरुत्थान स्पेल का उपयोग किया? आदर्श ने पूछा। राधा ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने पुनरुत्थान स्पेल का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने केवल पार्थिव मंदिर के महान हीलर आशीर्वाद का उपयोग किया। मेरी कल्टीवेशन उतनी मजबूत नहीं है, इसलिए मैं इससे थक गई। थकी हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रही हूँ? तुमने इसके लिए अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाया है और तुमने अभी के लिए केवल उसके शरीर की आत्मा को सुरक्षित रखा है। अगर तुम हर महीने उस पर महान उपचार आशीर्वाद नहीं डालती तो वह फिर से मर जाएगी, टाटा ने कहा। बहन राधा, मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं कि हमारा भाग्य स्वर्ग के हाथों में है। हमने अपनी बहन के लिए वह सब कुछ किया है जो हम कर सकते थे। आपको उसके लिए अपनी आत्मा का बलिदान करने की जरूरत नहीं है। यह मेरी बहन का फैसला था। वह जानती थी कि एक दिन ऐसा कुछ होगा जब उसने यह रास्ता चुना। चुटकी इस बार रोई नहीं। उसने राधा को दिलासा देने की भी कोशिश की। राधा उससे सहमत नहीं थी। उसने अपना हाथ ईशाना की हथेली पर रखा और धीरे से कहा, अगर हमारा भाग्य वास्तव में भगवान के हाथों में है तो इसका मतलब है कि भाग्य ने मुझे बहन ईशाना की जान बचाने के लिए यहाँ लाया है। चिंता न करो, यह उतना गंभीर नहीं है जितना टाटा कह रही है। मैं अपनी कल्टीवेशन में सुधार के बाद हर महीने एक बार ईशाना पर महान उपचार आशीर्वाद डाल सकती हूँ। मैं उसे पार्थिव मंदिर ले जाऊंगी। आप सभी ने उसे बचाने की इतनी कोशिश की है, मैं कुछ कैसे नहीं कर सकती।
अंधकार का सोच नष्ट हो चुका है। भले ही वह नर्क के द्वार में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन पार्थेन मंदिर के इतिहास में ऐसे मामले हैं जहां मुरझाए हुए दिल वाले लोग फिर से जीवित हो गए। यही वजह है कि मैं उसकी आत्मा को बचाने के लिए उत्सुक हूँ। यह एक अनुस्मारक है कि मुझे भी अपनी कल्टीवेशन में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। चिंता मत करो, मैं खुद पर दबाव नहीं डालूंगी और मैं कुछ भी अति नहीं करूंगी, लेकिन मैं उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर 1 साल पर्याप्त नहीं है तो मैं 2 या 3 साल भी लगा दूंगी। आदर्श राधा के दृढ़ संकल्प से अभिभूत हो गया। मैं भाई आदर्श को आश्चर्यचकित करने और कुछ दिनों के लिए आपके साथ रहने के बारे में सोच रही थी, लेकिन मुझे बहन ईशाना को पार्थेन मंदिर वापस ले जाना होगा। राधा ने माफी मांगते हुए कहा। यह मेरी गलती है, कल तक रुको। आदर्श ने दोषी महसूस किया। राधा को अंततः आराम करने का मौका मिला, फिर भी वह उसके कारण बेहद थक गई। राधा ने सिर हिलाया। अगली सुबह जब आदर्श उठा तो बिस्तर का आधा हिस्सा खाली था, बस हल्की सी खुशबू बाकी थी। आदर्श को पहले से ही उसकी याद आ रही थी। वह थोड़ा असहाय भी महसूस कर रहा था। क्या वह पहले ही जा चुकी है? उसे सुअर की तरह क्यों सोना था? आदर्श, मैंने कोल्ड प्रिंस को बाहर निकालने का फैसला किया है। चुटकी की आवाज कहीं से आई। आदर्श को बेहद डर लगा। चुटकी ने कब से छाया की तरह आना जाना सीख लिया। मखना सिर्फ एक हत्यारा था। जो व्यक्ति मेरी बहन को मारना चाहता था वह शैतान नगरी का रेड कार्डिनल था, जिसे कोल्ड प्रिंस के नाम से जाना जाता था। जिस जानकारी के लिए मेरी बहन ने अपनी जान जोखिम में डाली वह निश्चित रूप से बेहद इंपॉर्टेंट है। हर रेड कार्डिनल एक मनोरोगी होता है। मुझे लगता है कि मेरी बहन ने कुछ भयानक खोज की है, चुटकी ने सख्ती से कहा। आदर्श ने जवाब दिया, हमें पहले तुम्हारे दादाजी से इस बारे में बात करनी चाहिए। हमारे लिए रेड कार्डिनल का सामना करना भी थोड़ा मुश्किल है। मेरे दादाजी कुछ समय के लिए देश वापस नहीं आएंगे। जरूर कोई बड़ी घटना घटी होगी, चुटकी ने उससे कहा। फिर हम मिस्टर राजेश और बाकी लोगों से बात करेंगे। हमें कोई सुराग नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करें, जब तक कि आपकी बहन अब जाग ना जाए, आदर्श ने कहा। चुटकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हमारे पास एक है। आदर्श ने असमंजस में चुटकी की ओर देखा। ईशाना ने उन्हें कुछ नहीं बताया। यह संभव तो कुछ ऐसा था जिसे कुछ शब्दों में स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता। क्या तुम्हें याद है कि हम कोल्ड प्रिंस तक सूचना पहुंचाने के लिए गद्दार का उपयोग कर रहे थे? चुटकी ने कहा। बेशक, यह जानना वाकई बेहद भयावह है कि मैजिक एसोसिएशन में कोई व्यक्ति शैतान नगरी के लिए काम कर रहा है, आदर्श ने कहा। आदर्श को ईशाना का यह उल्लेख याद आया कि मैजिक एसोसिएशन में एक गद्दार था, लेकिन गद्दार जरूरी नहीं कि शैतान नगरी का मेंबर हो। वह अभी भी एक एनफोर्सर था। फिर भी वह इस बात से अनजान था कि वह अपने कलीग्स को धोखा दे रहा था। जब मैं इनक्रिप्टेड मैसेज भेज रही थी तो मैंने उसे अलग तरीके से संभाला। मैंने मैसेज की प्रतिलिपि बनाई और विभिन्न स्थानों के मैजिक एसोसिएशन से रिक्वेस्ट की कि वे उस सड़क पर हमसे मिले जहां आप गए थे। लेकिन मैंने जिन शहरों के बारे में लिखा था वे फशान, श्यामन, शंजन, खुनमिंग थे। इन शहरों का ग्वांग में सड़क पर का एक ही पता है, चुटकी ने उसे बताया। तुमने जानबूझकर उन्हें गलत एड्रेस दिया? मखना को कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ? अब मुझे समझ में आया। कोल्ड प्रिंस और मखना जानते हैं कि हम ग्वांग में हैं, इसलिए जिस व्यक्ति से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे वह भी ग्वांग में ही रहने वाला था। जब उन्होंने गलत पते देखे तो उन्हें लगा कि हम उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वे फिर भी मुझे खोजने के लिए उसी सड़क पर चले गए, आदर्श ने कहा। लेकिन गद्दार को पता था कि हम ग्वांग में हैं और मेरी बहन की हालत क्या है। वह व्यक्ति जानता था कि हमने कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं जाना है। यह स्पष्ट था कि हमने जो मैसेज भेजा था वह लालच था, चुटकी ने कहा। लेकिन हम कैसे जान सकते हैं कि गद्दार कौन है? हर शहर में एक अलग व्यक्ति होता है जो सीक्रेट मैसेज भेजने वाले व्यक्ति को प्राप्त करेगा, आदर्श ने कहा। यही कारण है कि मैंने एक हंटर मास्टर के रूप में अपनी भूमिका का उपयोग करते हुए होशान, जियामैन, शंजन और कुनमिंग में प्राप्तकर्ता के साथ हंटर मीटिंग का अनुरोध किया। मैं बस यह देखने के लिए अपनी किस्मत आजमा रही थी कि क्या गद्दार कोई गलती करेगा, चुटकी ने कहा। आदर्श दंग रह गया। चुटकी का कदम बिल्कुल शानदार था।
चुटकी ने जानबूझकर गलत पता भेजा ताकि देशद्रोही को यह विश्वास हो जाए कि यह सिर्फ प्रलोभन था। फिर भी उसने लोगों को प्राप्तकर्ताओं से मिलने के लिए भेज दिया। कल रात कुनमिंग में हंटर ने मुझे बताया कि निर्दिष्ट स्थान पर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था, जिसका मतलब है कि कुनमिंग में सीक्रेट मैसेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति शैतान नगरी के लिए काम कर रहा है। उसकी गलती ने उसे उजागर कर दिया है, लेकिन उसे इसका पता नहीं है। उस व्यक्ति का मैजिक एसोसिएशन में काफी उच्च दर्जा और भूमिका होनी चाहिए। मैं उसे तुरंत बाहर निकालने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब जब हमें पता चला कि कोल्ड प्रिंस कुछ करने की योजना बना रहा है, तो मेरा मानना है कि हमें वहीं रहना चाहिए। हम शायद इसके साथ रेड गार्डियन को ट्रैक करने में सक्षम हो सके। चुटकी की आंखें चमक उठी। चुटकी, तुम वाकई बेहद प्रभावशाली हो। बहुत बढ़िया। हमारे पास आखिरकार कुछ सुराग है जिन पर हम काम कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि अब हम डीएक्टिवेट नहीं है। हम बढ़त लेने और रेड गार्डियन को हराने में सक्षम हो सकते हैं, आदर्श ने उत्साह से कहा। स्कूल ऑफ मैजिक। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, भूमध्य सागर का ठंडा राजकुमार। सामान्य मैजिक संचरण उपकरण पर छिपकर सुनना आसान था। मैजिक एसोसिएशन के कई मेंबर जासूसों के रूप में काम कर रहे थे, इसलिए वे इंपॉर्टेंट जानकारी को पास करने के लिए नॉर्मल मैजिक इक्विपमेंटों का शायद ही कभी उपयोग करते थे। यह प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन शैतान नगरी के खिलाफ जाते इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज प्रेषित करने का यह सबसे सुरक्षित तरीका था। गुप्त कोड बदलता रहता था। प्रत्येक मैजिक एसोसिएशन के नामित रिसीवर को ही मैसेजों को डिक्रिप्ट करने के लिए गुप्त कोड का पता होता था। जब कोई एल्डर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहता था तो जिसे इनक्रिप्टेड या गुप्त रूप से सुना नहीं जा सकता था, तो वे स्थानीय मैजिक एसोसिएशन के रिसीवर के साथ मीटिंग सेट करने के लिए सीक्रेट कोड संदेश भेजते थे। एनफोर्सर्स ने अपनी अधिकांश जानकारी सामान्य संचार विधियों के साथ एनफोर्समेंट यूनियन को वापस भेज दी। आखिरकार वे वर्तमान में मैजिक टेक्नोलॉजी युग में थे। यह प्राचीन समय में कबूतरों के साथ संदेश पहुंचाने जितना जटिल नहीं था। हालांकि इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचाने का एक तरीका निकालना जरूरी था, खासकर जब वे शैतान नगरी के खिलाफ थे। चुटकी गोपनीय जानकारी भेजने की प्रक्रिया से परिचित थी, इसलिए जब उसने इशारा से मैसेज भेजने के लिए कहा तो वह न केवल मखना को छुपने के लिए बहकाने के लिए गद्दार का इस्तेमाल कर रही थी, बल्कि वह एक ऐसे गद्दार को भी बाहर निकालने की योजना बना रही थी जो लंबे समय से मैजिक एसोसिएशन में घुसपैठ कर चुका था। ऐसा लगता है कि गद्दार कोल्ड प्रिंस से ऑर्डर ले रहा है, इसलिए जब हम सलान के कुर्कों का सफाया कर रहे थे तो हम उससे छुटकारा नहीं पा सके, चुटकी ने कहा। उन्होंने देश में सलान के प्रभाव को खत्म कर दिया था, जिनमें निम्न श्रेणी के गृह पुजारी और उच्च श्रेणी के ब्लू डिकन शामिल थे। प्राचीन राजधानी की आपदा के दौरान सालन ने सभी को अपने ऑर्डर के तहत इकट्ठा किया था। उसने अपने गुर्बों को भी बुलाया था जो प्राचीन राजधानी में छिपे हुए थे। मेरी बहन हमेशा सोचती थी कि गद्दार सलान के अधीन है, इसी वजह से गद्दार इतने लंबे समय तक छिपा रह सका, चुटकी ने बताया। हाँ, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। और कोल्ड प्रिंस असल में कौन है? आदर्श ने उससे पूछा। मैंने कोल्ड प्रिंस के बारे में बेहद कुछ सुना है, अहान ने कहा। वह कभी कभी दूसरे देशों में जाता था, इसलिए उसने वहां की चीजों के बारे में अफवाहें सुनी थी। कोल्ड प्रिंस भूमध्य सागर में एक्टिवेट है। उसका मुख्य प्रभाव भूमध्य सागर के दक्षिण में स्थित देशों में है। किसी ने कभी उसका असली चेहरा नहीं देखा है, लेकिन अफवाह कहती है कि उसकी आंखें पर्पल है। पर्पल आंखें? यह एक बेहद ही विशिष्ट विशेषता है, लेकिन फिर भी बेहद से लोग रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं ताकि वे कूल दिखे। अगर हमारे पास यही एकमात्र सुराग है तो उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं कोल्ड प्रिंस होता तो मैं अलग अलग रंगों के कॉन्टैक्ट लेंस पहनता, आदर्श ने कहा। हाँ, यह कोल्ड प्रिंस सलान जैसा ही है, आहन ने कहा। वह एक महिला है? आदर्श ने पूछा। नहीं, कोल्ड प्रिंस एक आदमी है। कम से कम हम यह जानते हैं। मैं उनके दृष्टिकोण की शैली की बात कर रहा हूँ, जिस तरह से वे दुनिया में डर पैदा करते हैं। कुछ रेड कार्डिनल्स में पागलपन भरी ताकत और कल्टीवेशन है, इसलिए पवित्र न्यायालय भी उनके सामने टिक नहीं सकता।
जो लोग साजिश रचने और अपनी योजनाओं को हासिल करने के लिए ज़रूरी व्यवस्था करने में एक्सपर्ट है, वे हमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, और फिर भी उनके ऑर्डर मानने के लिए तैयार एक्सपर्ट और उनकी चालाकी असाधारण ताकत वाले रेड कार्डिनल से कहीं ज़्यादा डरावनी है, आहन ने कहा। आदर्श आहन से सहमत था। सच तो यह है कि मैजिक एसोसिएशन के सामने सलान के पास कोई मौका भी नहीं था। मैजिक एसोसिएशन उन्हें कुचलने के लिए आसानी से एक एक्सपर्ट भेज सकता था, लेकिन वे अपनी असली पहचान छिपाने और साजिशों को अंजाम देने में माहिर थे। प्राचीन राजधानी हजारों सालों से अस्तित्व में थी। आमतौर पर इसे नष्ट करने के लिए कई सेनाओं की आवश्यकता होगी, भले ही शैतान नगरी के पास वर्तमान में मौजूद सदस्यों की तुलना में 10 गुना अधिक मेंबर हो। फिर भी यह प्राचीन राजधानी की दीवारों को गिराने के लिए संघर्ष करेगा। तो आप कह रहे हैं कि कोर्ट प्रिंस कुछ साजिश रच रहा है, कुछ सलान की साजिश के समान, जिसके कारण प्राचीन राजधानी की आपदा हुई? आदर्श ने गहरी आवाज में पूछा। ईशान ने सिर्फ जानकारी वापस लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अगर उस साजिश ने मैजिक एसोसिएशन के एक एल्डर की जिंदगी को इतना कमजोर बना दिया था, तो कोई रास्ता नहीं था कि वह सिर्फ एक छोटी सी हत्यापाई हो। अतीत में कोर्ट प्रिंस की प्रतिष्ठा वास्तव में सलान की यानी बदनामी से भी ज्यादा थी। हालांकि प्राचीन राजधानी की आपदा के बाद से दुनिया भर के अपराधी सलान को अपने भगवान के रूप में पूज रहे हैं, उसे इस दुनिया पर विनाश लाने के लिए अपना रोल मॉडल मानते हैं। इसलिए भले ही सलान को एक पीटे हुए कुत्ते की तरह दूसरे देशों में भगाने के लिए मजबूर किया गया हो और चीन में उसका प्रभाव मैजिक एसोसिएशन द्वारा पूरी तरह से मिटा दिया गया हो, जब तक वह जीवित है उसके पास वापसी के बेहद सारे मौके हैं। कई विचलित लोग खुद को उसके अधीन करने के लिए तैयार हैं। वांछित अपराधी उसके साथ शामिल होंगे और मनोरोगी उसके ऑर्डर का पालन करेंगे, आहन ने कहा। सच्चाई हमेशा क्रूर होती है। आदर्श आहन के शब्दों से बेहद परेशान था। प्राचीन राजधानी में सलान का उत्सव वास्तव में उसके लिए अभी भी एक बड़ी सफलता थी। जो जीवन खो गए वे दुनिया के टॉप पर उसके सिंहासन का निर्माण करने के लिए बलिदान की तरह थे। वह और अधिक शक्तिशाली होते जा रहे थे जब वह अंधेरे में छिप रहे थे। अब उसे अंधेरे में छिपने की जरूरत नहीं थी। वो बस पवित्र पार्थिव मंदिर के चौक में खड़ी हो गई और सभी को बताया कि वह सलान है। उसने जो कुछ भी करने के लिए आई थी उसे खुलेआम स्वीकार कर लिया। जिन लोगों को वो मारना चाहती थी उन्हें मार डाला और बिना किसी निशान के गायब होगी। शायद उसके जैसा कोई व्यक्ति वास्तव में देवी कहलाने के योग्य था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटल 5000 किलोमीटर तटरेखा पर अलर्ट। कोर्ट प्रिंस सालन की तरह ही एक महान रणनीतिकार है। उसकी कुख्यात कृति लाल भूमध्य सागर की घटना थी। पूर्वी भूमध्य सागर का पानी आधे महीने तक लाल हो गया था। ग्रीस, मिस्र, इटली, तुर्की और कई अन्य देशों के तटीय इलाकों के शहरों में खून की गंध बनी रही। इसने पिछले दशक में सबसे भयानक प्लेग और समुद्री डिब्बों के अटैक को जन्म दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अनगिनत मौतें हुई, आहन ने उन्हें बताया। लाल भूमध्य सागर की घटना, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना? अगर यह इतना गंभीर था तो मीडिया ने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? आदर्श उलझन में था। आदर्श को पता था कि भूमध्य सागर कितना बड़ा है, समुद्र को लाल करने के लिए कितने लोगों का खून लगेगा, और समुद्र तट के किनारे बसे इतने सारे देशों में खून की गंध कैसे फैल सकती है। क्या आपको लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसे वे जनता को बता सकते हैं? वे ऐसे लोग सच्चाई जानने की मांग करते रहे। उन्होंने लोकतंत्र की मांग की, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। प्रचार का मतलब है कि घटना के मास्टरमाइंड को उजागर करना। इससे पागलों में अपराध करने की इच्छा अवेक होंगी। जो लोग समाज के प्रति गहरा द्वेष और घृणा रखते हैं वे उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। यह दुनिया में शैतान नगरी के प्रभाव को और मजबूत करेगा, उन्हें बढ़ने में मदद करेगा। बस सालन को देखो। प्राचीन राजधानी की आपदा के बाद बेहद से लोग उसकी नकल कर रहे हैं। उसके कारण कई शहर पीड़ित हैं। सालन के उपासकों की संख्या पूरे भूमध्य सागर को भर सकती है। यहाँ तक कि युवा पीढ़ी जो समाज से तंग आ चुकी है वह भी सालन को कितना कूल समझती है। अध्ययनों से साबित हुआ कि हंसी संक्रामक है, लेकिन बुराई भी संक्रामक है।
शैतान नगरी के पागल शायद कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने के बाद विचार आए और जो अंततः उन्हें भटका दिया। शायद वे पहले केवल साधारण लोग थे। चुटकी ने सख्ती से कहा, हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। अच्छाई और बुराई के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं थी। एक माँ जो अपनी बेटी को खिलाने के लिए पैसे चुराती है, वह जरूरी नहीं कि बुरी हो। ना ही वह बेटी जो पैसे चुराने के लिए अपनी माँ को दोषी ठहराने वाले जज की हत्या करती है। यहाँ तक कि एक सज्जन व्यक्ति भी उकसाए जाने पर अक्षम्य अपराधी बन सकता है। बेहद से लोगों में बेहद ज्यादा नकारात्मकता थी। उनके दिमाग में हमेशा उन लोगों को मारने के विचार आते रहते थे जो उन्हें परेशान करते थे और अपनी कुंठाओं को बाहर निकालने के लिए उन्हें अपमानित करते थे। जो लोग गरीब थे वे उम्मीद करते थे कि बाकी सभी लोग उनके साथ मिलकर कष्ट सहेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि अमीर और खुशहाल लोग भी उनकी तरह ही कष्ट सहेंगे। अगर उन्हें हर किसी को उनके जैसा कष्ट सहने के लिए बटन दिया जाए तो बेहद संभावना है कि वे बटन दबा देंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे सुधार से परे और जोर से हंस पड़ेंगे। बटन तो था ही, शैतान नगरी ही बटन था। रूहान उन लोगों में से एक था जिसने बटन दबाने का फैसला किया था। वह बस मैं एक घमंडी स्टूडेंट था, लेकिन विला में क्या बन गया। अगर प्राचीन राजधानी की आपदा नहीं होती तो शायद उसका मन बुरे विचारों से भरा नहीं होता। उन विचारों के बाद शायद वह शालिनी के जाल में फंसने का विकल्प नहीं चुनता। ज्यादातर लोगों के पास अपनी नैतिक शक्ति नहीं थी। इसलिए क्या लोकतंत्र की मांग करने वाले लोगों को सब कुछ बताना वास्तव में आवश्यक था, जबकि उनमें से अधिकांश लोग केवल अपनी जिज्ञासा शांत करने या दूसरों के दुख पर खुश होने का प्रयास कर रहे थे। यदि वे दुनिया में घटित सभी घटनाओं को जानने का अधिकार का त्याग करके अपराधियों की संख्या को हजारों यहाँ तक कि दसियों हजार तक कम कर सकते हैं, तो फिर वे लोकतंत्र की परवाह क्यों करेंगे। सालन का प्रभाव शैतान नगरी के सुप्रीम पोप से भी ज्यादा है। मेरा मानना है कि कोल्ड प्रिंस, जो एक मनोरोगी भी है, नहीं चाहता कि लोग उसे सालन से कम समझे। लाल भूमध्य सागर की घटना सालन की उपलब्धियों की तुलना में उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी। अगर कोल्ड प्रिंस कुछ योजना बना रहे हैं तो यह निसंदेह लाल भूमध्य सागर की घटना से भी बदतर होने जा रही है, और इस बात की संभावना है कि यह हमारा देश भी हो सकता है। चुटकी ने कहा, भाड़ में जाए शैतान नगरी। जब दुनिया में इतने सारे देश हैं तो उन्हें हमारे देश को ही क्यों चुनना है। अहन ने कोसा, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। आदर्श ने कहा। आदर्श को पता था कि यह साजिश उन चंद लोगों की पहुंच से बाहर थी। उन्हें अधिकारियों से हेल्प मांगनी पड़ेगी। क्या आप चेयरमैन आदित्य के करीबी नहीं हैं? आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर वे हमें कोल्ड प्रिंस की जांच करने की परमिशन देते हैं तो हमें और अधिक मदद मिलनी चाहिए। आहन का भी यही विचार था। मैं कोशिश करूंगा। आदर्श ने चेयरमैन आदित्य का नंबर डायल किया, लेकिन उनके सचिव ने कॉल उठाया। आदर्श, क्या आपको टोटोम बीस्ट के बारे में कोई नया सुराग मिला है? मैंने आउटर माउंट कून के बारे में आपकी रिपोर्ट पढ़ी है और चेयरमैन को इसके बारे में बताया है। हमने कुछ लोगों को विशाल पर्वत पर पवित्र लिंडेन की खोज के लिए भेजा था, लेकिन वे कुछ भी उपयोगी नहीं पा सके। यह संभावना है कि दानव छिप गया है। यह लंबे समय तक खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। सचिव ने तुरंत उससे कहा, ठीक है, टोटोम बीस्ट के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है चेयरमैन को पता होना चाहिए। क्या वह अवेलेबल है? आदर्श ने पूछा। चेयरमैन इसमें डालियान के समुद्री युद्ध क्षेत्र में है। तटरेखा पर स्थिति अच्छी नहीं लग रही है, कुछ गंभीर होने वाला है। चेयरमैन ने पहले ही तटरेखा पर 5000 किलोमीटर तक अलर्ट जारी रखने का प्रस्ताव रखा है। मुझे डर है कि कुछ समय के लिए वे इसमें बेहद बिजी रहेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो आप मुझे बता सकते हैं, सचिव ने कहा। 5000 किलोमीटर तक अलर्ट? आदर्श को शुरू में लगा कि उसने गलत सुना है। उसने सचिव से इसकी पुष्टि करने को कहा और उसे आश्चर्य हुआ कि सचिव ने बिल्कुल वही शब्द दोहराए। आदर्श ने पूछा, क्या हमारे देश की तटरेखा केवल 20,000 किलोमीटर लंबी नहीं है? हाँ, इसका मतलब है कि तटरेखा के 1/4 से ज्यादा हिस्से को अलर्ट पर रखा जाएगा। चेयरमैन को आराम करने का मौका मिले, काफी समय हो गया है। वह देश को इस पर ज्यादा ध्यान देने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन राजनेताओं को लगता है कि वह जरूरत से ज्यादा रिएक्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर साल समुद्र का जल स्तर बढ़ना सामान्य बात है, सचिव ने कहा, लेकिन फिर भी तट रेखा के एक चौथाई हिस्से को अलर्ट पर रखना है ना। आदर्श ने असहमति जताई कि प्रस्ताव थोड़ा पागलपन भरा लग रहा था। मुझे पता है बेहद से लोग मान रहे हैं कि हमारे चेयरमैन पागल हो रहे हैं लेकिन चेयरमैन ने अपनी अंतर ज्ञान पर भरोसा करने पर जोर दिया है। क्या आपने जो बात बताई है वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सचिव ने पूछा। आदर्श ने कहा, ओह, यह मेरे पास जो है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है इसे कहना जरूरी है। आदर्श ने सचिव को संक्षेप में बताया कि उनके देश में कोर्ट प्रिंस द्वारा षड्यंत्र रचे जाने की संभावना है तथा कैसे मैजिक एसोसिएशन का एक बुजुर्ग पहले ही इसका शिकार हो चुका है। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है? सचिव ने गंभीरता से पूछा। आदर्श ने कहा, हमें पता चला है कि मैजिक एसोसिएशन में एक गद्दार है, लेकिन हमें इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। मुझे डर है कि अगर आपके पास सिर्फ यही है तो चेयरमैन इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। वह अपने पास मौजूद हर इक्विपमेंट को तटरेखा पर लगा रहे हैं। यह सच है कि हमें शैतान नगरी के रेड कार्डिनल को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन चेयरमैन एक साथ दो काम नहीं कर सकते। चेयरमैन सिर्फ उन दूसरे काउंसिलमैन को इस मामले को संभालने के लिए नियुक्त कर सकते हैं जो इस समय उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है, सचिव ने कहा। आदर्श ने कहा, मैंने सोचा था कि प्राचीन राजधानी में जो कुछ हुआ उसके बाद अगर शैतान नगरी का कोई निशान मिल जाए तो हमारा देश एकजुट हो जाएगा। चिंता मत करो, अगर ठोस सबूत है तो कोई भी एक सेकंड भी बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए क्या तुम कृपया गद्दार से कुछ सबूत प्राप्त कर सकते हो? हमें कोर्ट प्रिंस का पता लगाना चाहिए और जानना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। इस तरह हम मामले के अनुसार संसाधनों को आवंटित करने में सक्षम होंगे, सचिव ने उसे प्रोत्साहित किया। आदर्श ने कहा, तो क्या उच्च अधिकारी तभी कोई कदम उठाने को तैयार होंगे जब हमारे पास रेड कार्डिनल के बारे में कोई सूचना या उनके इरादों के बारे में कोई सबूत होगा? एक निवारक समिति है, आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं या फिर चाहे तो उन्हें यहीं से काम संभालने दें। मेरा मानना है कि वे इसे अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, सचिव ने उससे कहा। फोन रखने के बाद आदर्श का दिल बैठ गया। उन्होंने चेयरमैन और सचिव को उनकी चेतावनी को गंभीरता से न लेने के लिए दोषी नहीं ठहराया। सचिव ने जो कहा वह सही था। अगर उन्होंने पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए बिना कोई कदम उठाने की कोशिश की तो यह उनके समय और संसाधनों की बर्बादी हो सकती है। इसके अलावा कोर्ट प्रिंस की तलाश में बेहद से लोगों को भेजने से वह अलर्ट हो सकता है। दूसरी ओर कुछ अन्य समस्याएं थी जिन पर फिलहाल अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। क्या हुआ? आहन ने पूछा। आदर्श ने जवाब दिया, हमें कुछ ठोस सबूत ढूंढने होंगे। हम तो बस उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। चुटकी ने परिणाम का पूर्व अनुमान लगा लिया था। तो फिर चलो गद्दार से शुरू करते हैं। इस बार हम आगे बढ़ेंगे और शैतान नगरी को एक विनाशकारी झटका देंगे, आदर्श ने ठंडे स्वर में वादा किया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।